नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं गेम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड मनोविज्ञान, जिसका नाम है मानव विकास। और अध्याय पहले में हमने पढ़ा है मानव विकास, और जिसमें हमारा टॉपिक था आज का टॉपिक है विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का एक विशिष्ट उपागम है या नहीं, इसे सिद्ध करना या फिर इसकी व्याख्या करना। तो आइए, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और डिसलाइक बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपके कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो अब अपने टॉपिक की तरफ कदम बढ़ाते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो मानव व्यक्तित्व को समझने के लिए अनेक उपागमों का विकास किया गया है, और विकास को उसकी विभिन्न पद्धतियों के रूप में भी उसे जाना गया है। और इन उपागमों में 4 प्रमुख उपागम हैं, जिनका वर्णन करते हुए बताना चाहेंगे। पहला है प्रयोगात्मक उपागम, दूसरा है दैहिक उपागम, तीसरा व्यक्तित्व संबंधी उपागम, और चौथा विकासात्मक उपागम। अगर पहले अर्थात प्रयोगात्मक उपागम की अगर व्याख्या करें तो इसमें व्यक्ति का अध्ययन नियंत्रित दिशा में एक क्रम से किया जाता है, और जो प्रयोगकर्ता होता है वह प्रायोगिक स्थिति का परीक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोज्य के सामने उद्दीपक का कार्य करता है, और उद्दीपक के आधार पर प्रयोज्य क्रिया करता है। यह प्रयोग प्रयोगशाला के नियंत्रित परिवेश में होता है। जो प्रयोग करता होता है वह एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहरा करके प्रयोज्य की अनुक्रिया का एक ही दिशा में निरीक्षण करके प्रयोग करता किसी एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया में वस्तुतः कार्य कारण संबंध ज्ञात किया जाता है, और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि एक विशेष प्रकार की उद्दीपक की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की क्रिया घटित होगी। अब नेक्स्ट है दैहिक उपागम, जिसे हम फिजियोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं। प्राणी के शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, और मानसिक प्रतिक्रिया के लिए भौतिक उद्दीपक होना बेहद ही आवश्यक है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह मनुष्य के नाड़ी तंत्र से नियंत्रित होता है। प्रत्येक मानसिक विशिष्ट क्रियाओं के लिए, जैसे प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मरण, चिंतन एवं संवेग इत्यादि, मस्तिष्क में विशिष्ट केंद्र पाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो ग्रंथियों द्वारा हार्मोन निकलते हैं, और उनका सीधा संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है। और इस प्रकार शारीरिक परिपक्वता के कारण व्यवहार अच्छे ढंग से होते हैं। इस प्रकार व्यवहार में उत्पत्ति एवं विकास की रचना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तीसरा है व्यक्तित्व संबंधी उपागम, अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार सहायता करता है। इस टॉपिक में हम यही जानेंगे। तो व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक की अवधारणाओं का बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते हैं, और उनका कहना है कि व्यक्तित्व का विकास शैशव काल से ही आरंभ हो जाता है, और इस पर उनका आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव विशेष रूप से होता है। एक ही परिवेश में रह करके, एक ही परिवार में रह करके, एक ही वातावरण में रह करके व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न हो जाता है। कोई उसमें बहिर्मुखी तो कोई उसमें अंतर्मुखी, कोई उद्यमी तो कोई आलसी, कोई कायर तो कोई साहसी। इस प्रकार के शील गुणों की उत्पत्ति होती है। अगर हम जानने की कोशिश करें कि व्यक्तित्व में शील गुणों का विकास किस प्रकार होता है, तो हमें यह जानने को मिलता है कि यह कहना कठिन है
क्योंकि व्यक्तित्व का विकास निरंतर होता रहता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का विकास स्वयं के अनुसार होता है, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, तथा एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। इन्हीं शील गुणों के विकास एक अवस्था आने पर स्थायी हो जाते हैं और इन्हीं शील गुणों के आधार पर व्यक्ति की मनोवृत्तियों, आदतों, समायोजन संबंधी व्यवहारों के विषय में कुछ कहा जा सकता है। व्यवहारों का पूर्वकथन किया जा सकता है और व्यवहारों को समझने के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान बेहद आवश्यक है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हम जानेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान विकास के लिए किस प्रकार कार्य करता है, अर्थात विकासात्मक उपागम क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि व्यवहारों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है और इन्हें जिस श्रेणी में मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को जिस श्रेणी में रखा है उसे विकासात्मक उपागम कहा जाता है। व्यक्तित्व के विकास में कई अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक विकास की अवस्थाओं में व्यक्ति के व्यवहार तथा क्षमताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, होते ही हैं। प्रत्येक अवस्था की इस प्रकार एक अलग विशेषता होती है। अगर उदाहरण ले तो शुरू में बच्चा अपने घर तक, उसके बाद में आस पड़ोस, उसके बाद में पाठशाला, उसके बाद में बाहरी परिवेश से अपना संबंध जोड़ता जाता है। शुरुआत में बच्चा पहले अपने हम उम्र के बच्चों के साथ में अपने आप को जोड़ता है और उसके बाद में और स्पेशली किशोरावस्था में वह अपने से विपरीत लिंगों के प्रति रुचि रखने लगता है। एक विशेष अवस्था में उत्पन्न होने वाले व्यवहार, चाहे वह मूर्खतापूर्ण ही हो या फिर बुद्धिमत्तापूर्ण, नैतिक हो या अनैतिक हो, वो उस अवस्था की स्वाभाविक घटना है। विकासात्मक उपागम के योग करने वाले मनोवैज्ञानिक को इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो विकासात्मक उपागम यह मानता है कि प्रत्येक अवस्था में एक विशिष्ट व्यक्तित्व उभरता है और जिसमें रुचियों, मनोवृत्तियों, शील गुणों का विकास होता है और वह भी नवीन रूप से। और विकास प्रक्रिया की निरंतरता के कारण प्रत्येक अवस्था में नया व्यक्तित्व विकसित होता है। प्रत्येक अवस्था को अलग करके नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे व्यवहार एक दूसरे के कड़ी होते हैं, तो हम इन्हें अलग करके नहीं समझ सकते हैं, बल्कि पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करके क्या हो रहा है, उस परिस्थिति को समझने का प्रयास एक मनोवैज्ञानिक करता है। और इस प्रकार व्यवहारों की उत्पत्ति, विकास की ह्रास एवं वृद्धि की जानकारी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विकास के मनोविज्ञान की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और हम इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि कौन था जिसने मानव विकास अर्थात विकास को जन्म दिया और विकास के महत्व को समझा और हम सबको समझाने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।